जय हो हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? हाँ तो भाई, नवंबर स्टार्ट हो गया है तो चलो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी आज मैं 2 बजे के आसपास मेरा नींद खुल गया था, उठ गया था। तो उठने के बाद मैंने किया फटाफट फ्रेश व्रेश हो के, चलो आज मैंने वो टॉपिक्स कुछ थे एनाटॉमी के वो ख़त्म किए। ठीक है, एनाटॉमी मोशन ऐसा कुछ टॉपिक था तो वो ख़त्म किया। फिर उसके बाद कुछ योगा के चैप्टर ख़त्म तो नहीं हुए बट पेज ख़त्म हुए। ओके, फिर उसके बाद मेरा टाइम हो गया क्लास लेने का तो मैं योगा क्लास के लिए निकल गया। फिर अभी योगा क्लास ख़त्म करके तो यहाँ पे हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार, दूसरों को तो प्रैक्टिस कराते ही रहता हूँ, भाई तू कब करेगा प्रैक्टिस? तो इस मौसम में प्रैक्टिस, आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो या योगा की प्रैक्टिस करो या एनी आर्ट, एनी फिजिकल एंड मेंटल आर्ट, तो ये मौसम है फिजिकल और मेंटल फिटनेस को बढ़ाने का। तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौसम आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा रूटीन सही करो, थोड़ा सा डाइट सही करो, थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही दिन में सारा चीज़ कर लोगे, बट थोड़ा 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 चेंजेस करने से, रिप्लेस करने से चीज़ों को वो चेंज होती है, बेटर होता है। और कंटिन्यू लगे रहने से फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो चलो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद आपसे बातें करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना किया जैकेट रिमूव करने के बाद मैंने रख दिया इसी टेबल पे, बेंच पे। फिर उसके बाद मैं निकाला पानी का बोतल, खोज रहा हूँ, ये लो मिल गया। और एक सिप मैंने ली पानी, और फिर उसके बाद रख दिया। फिर दिस इज़ द मेरा ये बेस्ट प्राणामा स्टाइल फ्रॉम कलरी पयट्टू। Do you know Kalaripayattu? Kalaripayattu is the ancient martial art and whole martial art, mother of martial art. You can say it. क्योंकि मार्शल आर्ट को ना कलरीपयट्टू का मदर बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी मार्शल आर्ट स्टाइल आप जानते हो, मार्शल आर्ट के स्टाइल जैसे कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, या फिर कुंफू हो गया, मुay थाई हो गया, एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ये मार्शल आर्ट्स के स्टाइल हैं, गेम्स के स्टाइल हैं। तो ये सारे जो कहाँ से आया? ये कलरीपयट्टू, दिस इज़ द एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ये कला है जो कि पूरे विश्व में फैला ड्यू टू बोधि धर्मा। एक भारतीय ये राजा था, राजा दक्षिण का ये राजा था। फिर इन्होंने फिर संन्यास ले लिया, मतलब अपना सारा यश वैभव त्याग दिया और एक सन्यासी हो गया। और बौद्ध धर्मन सबसे ज़्यादा निपुण मार्शल आर्ट में थे। फिर उसके बाद इन्हें और भी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था, जैसे कि एन मार्शल आर्ट के अलावा ये आयुर्वेदा बहुत अच्छे जानते थे। तो मार्शल आर्ट भी जान रहे हैं, योगा भी जान रहे हैं, अध्यात्म भी जान रहे हैं, और उसके बाद आयुर्वेदा भी जान रहे हैं। आयुर्वेदा के प्रकांड पंडित थे। आयुर्वेदा और मार्शल आर्ट, ये दोनों में महानतम महारत हासिल किए हुए थे। और इन दोनों की वजह से आज जो हम चाइना में कुंफू देखते हैं, तो इन्हीं के बदौलत देखते हैं। ये जो बौद्ध धर्मन है, आप कभी नेट पे भी सर्च करके देखना कि हूँ इस बौद्ध धर्मन। इंडिया में भारतीय लोग नहीं जानता है कौन है बौद्धि।
आप अब चाइना जाके पूछो वहाँ पे शॉलिन टेम्पल में कि हु इज़ बौद्ध धर्म, उसको भगवान मानते हैं। एक दक्षिण का भारतीय संत जिसे उन लोगों ने भगवान माना, क्योंकि बौद्ध धर्म ने ट्रैवल शुरू किया। ट्रैवल करते करते वो चाइना पहुँचे। चाइना पहुँचने के बाद ना वहाँ पे उस समय ऐसा मूवी भी बना है, और ये वाकई में स्टोरी सत्य है कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे कई सारी बीमारियों से। जैसे यहाँ पे, जैसे आज के टाइम में जैसे कोविड का सिचुएशन है, उसी तरह का वहाँ पे कुछ महामारी फैला हुआ था पूरे एरिया में। पूरे कंट्री में तो नहीं कह सकते, एक कंट्री के कोई स्टेट कह लो या डिस्ट्रिक्ट कह लो, वहाँ पे उस टाइम में ऐसा सिचुएशन चल रहा था। तो वहाँ पे वो क्या किए, तो उन लोगों को पहले तो बौद्ध धर्म में गए तो पहले तो उन्हें कोई स्वीकारा ही नहीं। वो फिर वापस जंगल की ओर चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कई लोगों को ठीक कर दिया ड्यू टू आयुर्वेदा। तो फिर उन्होंने उन्हें बुलाया अपने यहाँ। फिर उन्होंने अ, उन्हें बचाया भी कई लुटेरों से। तो फिर उन्होंने फिर चाइना के लोगों ने उनसे बोला कि मुझे भी ये आर्ट सीखना है। तो फिर ये वहाँ पे उन्होंने आयुर्वेदा और ना ये मार्शल आर्ट उन लोगों को सिखाना शुरू किए। तो सिखाते सिखाते इतना हो गया कि फिर वो उन लोगों ने फिर आगे जाके और इसको डेवलप किया, कुंफू के नाम से उन लोगों ने डेवलप किया इसे। तो है तो भारतीय, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, ये चाइना डेवलप किया। अगर डेप्थ हिस्ट्री में आप जाओगे हर चीज़ की, तो हर चीज़ की ओरिजिन ना इंडिया से निकलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि सारे डिस्कवरी की ओरिजिन इंडिया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से आपको हर चीज़ की ओरिजिन जिसे कहते हैं, जहाँ से उत्पन्न कहते हैं, वो भारतीय है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम फॉलो वेस्टर्न को करते हैं कि नहीं, वेस्टर्न जो बोल रहा है, विदेशी जो बोल रहा है वही सही है, क्योंकि वो भी हम लोगों से सीख के हम ही लोग को बता रहा है। ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है। तो हम अपने रूट को भूल गए हैं। हमारा रूट कहाँ तक, डेप्थ रूट कहाँ तक है, डेप्थ नॉलेज कहाँ तक है। हम लोग अब नॉलेज के लिए कहाँ पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए तो कोई नहीं पढ़ता। आप भी जान रहे हो, जितना सिलेबस है उतना पढ़ लो काफ़ी है, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना पढ़ लो काफ़ी है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको सिलेबस से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनोगे। आप इंजीनियरिंग करो या एमबीबीएस करो या फिर बिजनेस की पढ़ाई करो, आप कुछ भी करो, कोर्स क्या करता है, आपको सीमित ज्ञान देता है। एक लयबद्ध तरीके से सीमित आपकी इच्छा, जो आप सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग को कंप्रेस कर देता है। कोई भी आपको ज्ञानवान नहीं बनने देता है कोई। हाँ, जो सिलेबस में है उससे पढ़ो, उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, दिमाग में उठते हैं, आप जो चीज़ जानना चाहते हो उसे ढूंढो, खोजो, तब जाके आपकी ज्ञान बढ़ेगी। तो आज से डिसीजन लो, ज्ञान के लिए पढ़ो, नॉट इन अ सिलेबस। सिलेबस के लिए मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो सिलेबस के लिए, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। तो पढ़ाई के लिए आप डिसाइड करो, डिसीजन लो कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जब तक आप नहीं सोचोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप बदलने का डिसीज़न नहीं लोगे, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता।
तो यही चीज़ें हैं, जब तक आप नहीं सोचोगे कि मेरे को चेंजेस लाना है अपनी लाइफ में, तब तक आप नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद को बदलना नहीं चाहोगे, तब तक नहीं बदल सकता है आप किसी को, कोई नहीं बदल सकता है। एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। दिस इज़ फॉर कंसिस्टेंस। लगातार आपको प्रयास करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस। आप 1-2 दिन करोगे, आप हार जाओगे, टूट जाओगे, मन नहीं करेगा जाने का, 2-4 दिन गैप होंगे, फिर आप सोचोगे नहीं मेरे को कल से जाना है, फिर आप प्रयास करोगे, फिर वो प्रयास टूटेगा, फिर आप फेल होगे, फिर से आप खड़े हो जाना, फिर से उठना, नहीं फिर से मेरे को जाना है। जब तक आप लगातार कंटिन्यूअस प्रयास करते रहोगे, तब तक आप जीतते रहोगे। जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी हार हो गई, उस दिन आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा समझ लेना। तो वो प्रयास कंटिन्यूअसली आपको तो जारी रखना मार्शल आर्ट की तो पड़ेगा। प्रैक्टिस हो गया आज का ख़त्म। तो अब थोड़ा सा प्राणायाम पे फोकस करेंगे, मेडिटेशन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद योगा क्लास के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो प्राणायाम पे फोकस करते हैं। आज के समय में प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है? हमें प्राणायाम करने से क्या मिल जाएगा? प्राणायाम होता क्या है? ये सारी चीज़ें नेट पे भरे पड़े हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राणायाम करने से क्या बेनिफिट होता है। आप जाके गूगल कर लो, आप जाके यूट्यूब कर लो, आपको बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि प्राणायाम से होता क्या है। ओके, तो मैं नहीं बताने वाला कि प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है। सब जानते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, लाखों करोड़ों वीडियोज़ बन चुके हैं कि प्राणायाम से होता क्या है। बट यही है कि हम अपने डेली रूटीन में इसे ला क्यों नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम इसे रेगुलर कर क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें इसकी हैबिट नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। हम अवेयर नहीं हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है।